नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जी के विद विक्रम सिंह चौहान पर। भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास के इस क्रम में हम देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के हमने इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास का परिचय, यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा, जिसमें हमने प्रथम यूरोपीय कंपनी जिसे भारत में या जो भारत में आई थी उसका नाम पुर्तगाली था। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आते हैं। डचों में और पुर्तगालियों में दोनों में संघर्ष होता है और पुर्तगालियों का व्यापार सीमित हो जाता है। डचों का व्यापार पर अधिकार ज्यादा हो जाता है, पुर्तगालियों से अधिकार ज्यादा हो जाता है। तो मैंने बताया था कि जिसकी नाविक शक्ति बेस्ट होगी वही पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर पाएगा, या भारत, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इन द्वीपों के साथ क्या कर पाएगा, व्यापार। तो पुर्तगालियों ने जैसे एकाधिकार रखा व्यापार में, यानी प्रारंभिक वर्षों में उनके व्यापार को थोड़ा सा सीमित कर दिया था डचों ने। डचों को चुनौती देंगे अंग्रेज। तो आज की जो हमारी तीसरी यूरोपीय कंपनी है उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, आज की हमारी जो तीसरी यूरोपीय कंपनी है या तीसरी यूरोपीय जो देश है उसका नाम है अंग्रेज, इंग्लैंड से जो आए थे, और उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे तो इसका पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। पूछा नहीं जाता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में बार बार जिक्र ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। लंबा नाम अलग है और शॉर्ट नेम ही ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं या लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यह ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है। तो जिक्र करते हैं कि अंग्रेज भारत में क्यों है। जिस तरह से पूर्वी देशों के साथ व्यापार की होड़ मची हुई थी यूरोपीय देशों में, पुर्तगाली और डच भारत में आ चुके थे और काफी प्रॉफिट उनको भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार करके मिल रहा था। तो ऐसे में अंग्रेज भी पीछे नहीं रहना चाहते, या अंग्रेज का जो व्यापारिक वर्ग है वह भी पीछे नहीं रहना चाहेगा। तो ऐसे में अंग्रेजों ने या अंग्रेज व्यापारियों ने निश्चय किया कि हम भी भारत के साथ में क्या करेंगे, व्यापार करने के लिए उन्हें एक अनुमति पत्र की आवश्यकता होगी। जिस देश के वो निवासी है उस देश का जो सम्राट है या जो वहां का सत्ताधारी है उससे उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी परमिशन के बाद ही वह अन्य देशों के साथ व्यापार कर पाएंगे। तो ऐसे में 217 लोगों का समूह है, 217 लोगों का समूह है जो शेयर होल्डर्स थे, यानी कि अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में, जिसका नाम मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी, और पहुंच जाते हैं वहां की महारानी एलिजाबेथ के पास। आपको ध्यान रखना है, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होगा उस समय वहां की महारानी कौन रहेगी, तो वहां की महारानी उस समय रहेगी एलिजाबेथ। पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, इतने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, हम देखेंगे आगे, तो उस कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ। तो 217 लोगों का समूह है, एलिजाबेथ से परमिशन लेता है भारत के साथ व्यापार करने की, और एलिजाबेथ भी उस व्यापार में जुड़ जाती है उनके साथ, या जो व्यापार 217 लोग करेंगे उसका प्रॉफिट या एक हिस्सा एलिजाबेथ को भी दिया जाएगा। और एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों की अनुमति देती है भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की, जिसे आगे चलकर 20-20 वर्ष तक के बढ़ा दिया जाता है। ये छोटा सा परिचय। तो एलिजाबेथ के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। एक छोटी सी बात और है, भारत में प्रारंभिक शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ या जैसे वो भारत में एंटर होती है, एंटर होते ही भारत की सत्ता अपने हाथ में नहीं लेती है, धीरे धीरे व्यापारिक अधिकार प्राप्त करती है, व्यापारिक से वो सत्ता प्राप्त करती है। तो इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और देखते हैं। मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स लिखे हैं जिसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको मेन फैक्ट याद हो सके। बाकी जो बात होगी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो हम देखते हैं, तीसरी यूरोपीय कंपनी है अंग्रेज। 1599 में, कुछ कुछ जगह यह समय 1597 का भी दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट या ज्यादा जो दिया
सही माना गया है वो 1599। 1599 में एक व्यक्ति है जॉन मिल्डन हॉल, स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला यात्री। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रथम बार भारत में आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था, तो वो जॉन मिल्डन हॉल है। ठीक है, हॉकिंस पहली बार भारत में नहीं आया था, इससे पहले 1599 में जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत में आता है और ये स्पेनिश पुर्तगालियों से संघर्ष भी करता है, किंतु ये वापस चला जाता है। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि 1599 में जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आता है, भारत में विदेशी यूरोपियों के द्वारा किए जा रहे व्यापार को जानता है, समझता है, छोटा मोटा संघर्ष होता है और जॉन मिल्डन हॉल को पता लगता है कि भारत में जो व्यापारिक अधिकार है यूरोपीय कंपनियों में वह पुर्तगालियों का है। ठीक है, बस इसका इतना ही काम है कि जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। नेक्स्ट बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इस कंपनी का पूरा नाम है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में स्थापना होती है। ठीक है, 217 लोगों का 217 व्यापारियों का एक समूह था और जिस समय इस कंपनी की स्थापना या जिसने इसकी स्थापना में श्रेय जाता है या जो इस समय महारानी थी उनका नाम एलिजाबेथ था। तो एलिजाबेथ ने अनुमति प्रदान कर दी व्यापार की और कितने वर्षों की, 15 वर्षों की अनुमति प्रदान कर दी भारत के या पूर्वी देशों के साथ। ठीक है, व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई लेकिन आने में थोड़ा समय लगा। तो कंपनी के द्वारा या 1608 में कैप्टन हॉकिंस, यह दूसरा अंग्रेज व्यक्ति या पहला ऐसा अंग्रेज व्यक्ति है जो समुद्री मार्ग से भारत आता है और भारत में आता है यह सूरत। जी हाँ, बंदरगाह पे उतरेगा। अगर समुद्री मार्ग से आएगा तो ये कहाँ उतरेगा, बंदरगाह पे, और बंदरगाह जिस बंदरगाह पे उतरा वह सूरत, और सूरत वर्तमान में कहाँ है, गुजरात में। जी हाँ, सूरत वर्तमान में गुजरात में है। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। जिस जहाज से ये पहुंचता है उस जहाज का नाम है हेक्टर। आप लिख सकते हैं कि कौन से जहाज से हॉकिंस भारत आता है, तो उस जहाज का नाम है हेक्टर। अब हॉकिंस अकेला बैठ करके नहीं आया था उस जहाज के अंदर, मोटर बाइक होती तो एक व्यक्ति या दो व्यक्ति बैठ करके आते, इसमें बहुत से लोग थे जो इस जहाज में बैठ करके आए थे। हॉकिंस को ही क्रेडिट क्यों गया कि हॉकिंस का ही नाम क्यों ज्यादा आता है, रीजन क्या है? तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आता है, सूरत पहुंचता है। अब उद्देश्य क्या है, व्यापार करना। व्यापार के लिए इनको प्राप्त करनी होगी अनुमति, व्यापार के लिए इनको अनुमति प्राप्त करनी होगी और अनुमति प्राप्ति के लिए भारत में जो सत्ताधारी है उससे आज्ञा पत्र लेना होगा। और इस समय भारत में जो सत्ताधारी है वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में, अच्छा एक चीज और, एलिजाबेथ के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस भारत की यात्रा के लिए जब भारत आता है तो उस समय एलिजाबेथ की 1603 या 4 में डेथ हो चुकी है। तो वहां पर जो सम्राट बनते हैं वो जेम्स प्रथम बनते हैं। तो जेम्स प्रथम का आज्ञा पत्र लेकर के कैप्टन हॉकिंस भारत आता है। भारत में जिस बंदरगाह पर उतरता है उस बंदरगाह का नाम है सूरत। जेम्स प्रथम का क्या था, ये राजदूत, और आज्ञा जिससे लेनी होगी वो कौन होगा, जहांगीर होगा। इस समय ये जहांगीर से मुलाकात करता है और जहांगीर से मुलाकात करता है ये आगरा में। इंपॉर्टेंट है, कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की मुलाकात कहां हुई, आगरा में। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में आया था, जेम्स प्रथम के राजदूत में। जेम्स प्रथम ने इसे कंपनी के व्यापार के लिए जो अधिकार पत्र दिया था वो किसके नाम का दिया था, इंपॉर्टेंट है समझना। जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापार के लिए जो अधिकार पत्र दिया था वो किस शासक के नाम से दिया था, तो वह शासक था अकबर। जी हां, तो जब यह है चला, यानी कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उस समय भारत का जो शासक था, उत्तर भारत का जो मुगल शासक था वह अकबर था, किंतु अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और जहांगीर शासक बन जाता है। तो जहांगीर, अकबर के स्थान पर जहांगीर शासक है, किंतु आज्ञा पत्र में जिस शासक का नाम लिखा हुआ था वो कौन था, अकबर। मुलाकात किससे करनी होती है, जहांगीर से मुलाकात करता है। जिस जगह पे करता है वह आगरा। व्यापार की अनुमति प्राप्त
करने में असफल रहता है। जी हाँ, इतने प्रयास के बाद में भी हॉकिंस जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहता है, क्योंकि इस समय मुगल दरबार में जिनका प्रभाव था वह कौन थे? पुर्तगाली। आप देखो, पुर्तगाली 1597 का समय चल रहा है, ये सॉरी 1599 या 1600, 1498 पुर्तगाली आ चुके हैं। लगभग 100 साल हो चुके हैं पुर्तगालियों को भारत में आए हुए, तो इनका प्रभाव ज्यादा था यूरोपियों में। तो पुर्तगालियों के प्रभाव की वजह से ही जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी, किंतु कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर इंप्रेस हुआ और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। इंपॉर्टेंट है, मनसब क्या होते हैं हम मिडाइवल हिस्ट्री में चर्चा करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मनसब एक रैंक, एक श्रेणी होती है जो मुगल शासकों के द्वारा अपने सूबेदार, मंत्रियों और अपने सामंतों को दी जाती थी, जिसमें उनको घोड़े और सेना का प्रावधान था। विस्तार से चर्चा करेंगे हम मनसब की मिडाइवल हिस्ट्री में। अभी इतनी बात है कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने का मनसब दिया? 400 का मनसब दिया। जहांगीर कैप्टन हॉकिंस से इंप्रेस भी था। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस काफी लंबे समय तक रुका। कैप्टन हॉकिंस किसके राजदूत के रूप में आया था? जेम्स प्रथम। आज्ञा की अनुमति के लिए जो पत्र लेकर के आया वो किसके नाम का था? अकबर का। लेकिन मुलाकात किससे? जहांगीर से। यहां तक की बात क्लियर। अनुमति प्राप्त नहीं हुई, ठीक है, अनुमति प्राप्त नहीं हुई। दूसरा प्रयास किया गया और जेम्स प्रथम ने 1615 में टॉमस रो को अपना राजदूत के रूप में या व्यापार की अनुमति के लिए भेजा, और टॉमस रो भी जिस बंदरगाह पर उतरता है वह कौन सा है? सूरत। तो टॉमस रो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। जहांगीर से मुलाकात इसकी अजमेर में हुई 1616 में, एक साल बाद में। कैप्टन हॉकिंस से मुलाकात कहां? आगरा में। टॉमस रो से मुलाकात कहां? अजमेर में। कब? 1616 में। इस समय जहांगीर अजमेर में था, मुगल मेवाड़ संघर्ष चल रहा था इसको लेकर के। अब की बार टॉमस रोज जहांगीर से अनुमति प्राप्त करने में क्या रहता है? सफल रहता है। उससे व्यापारिक एक अधिकार कुछ प्राप्त कर लेता है, और 1618 तक टॉमस रो जहांगीर के दरबार में या मुगल दरबार में रहता है। अब इनके पास व्यापारिक अधिकार आ गए, तो इनके द्वारा अब व्यापार किया जाएगा और अपनी फैक्ट्रियां डाली जाएगी। पहले मैं बात बता दूं आपको, पहली जो व्यापारिक फैक्ट्री थी वह सूरत में थी, और ये 1608 में थॉमस एडवर्थ ने डाली थी। पहली व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में थी, 1608 में थॉमस एडवर्थ ने डाली थी। तो पहली सूरत, दूसरी आगरा, तीसरी अहमदाबाद और चौथी क्या थी? भरूच। जो सूरत व्यापारिक फैक्ट्री है, यह आपको तो पता है कि अनुमति ही नहीं दी थी व्यापार करने की, तो फैक्ट्री कैसी? तो फैक्ट्री तो डाली, किंतु वैधानिक फैक्ट्री नहीं थी। कौन सी? सूरत। पहली जो वैधानिक या अनुमति प्राप्त जो फैक्ट्री थी वह मुसलीपट्टनम थी। कौन सी थी? मुसलीपट्टनम। दक्षिण में भी पहली फैक्ट्री कौन सी? मुसलीपट्टनम। और पहली व्यापारी फैक्ट्री कौन सी? सूरत। तो इस तरह से अब अंग्रेज धीरे धीरे भारत में समुद्र के किनारे हिस्सों में या मध्य भारत में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे, जहां से वो व्यापार कर सके। अब धीरे धीरे अंग्रेजों का किस तरह से भारत में विस्तार होता है? 1632 में गोलकुंडा के शासक या सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों ने 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया। इस सुनहरे फरमान से तात्पर्य यह है कि अब गोलकुंडा राज्य के जो बंदरगाह होंगे उन पर व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली है अंग्रेजों ने 1632 में। सभी जगह तो मुगल सत्ता थी नहीं, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। उत्तर भारत में मुगल, दक्षिण भारत में अन्य राज्य थे। तो गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त किया 1632 में, और राज्य के बंदरगाहों पर व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। 1639 में चंद्रगिरी की राजा, इस समय राव मोरे थे, उनसे एक चेन्नई नामक गांव लेकर मद्रास की स्थापना कर दी। 1639 में इन्होंने मद्रास की स्थापना की। 17वीं शताब्दी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 17वीं शताब्दी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 व्यापारिक केंद्र स्थापित हो चुके थे। 3 व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए हैं 17वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने भारत में। उन व्यापारिक केंद्रों की क्या नाम है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनको लेकर के सीधा ही प्रश्न होता है कि किस नगर की स्थापना कब हुई। तो पहला नगर देखते हैं मद्रास। मद्रास इसी से संबंध है, जो चंद्रगिरी के राजा राव मोरे से चेन्नई नामक गांव लेकर के मद्रास की स्थापना की,
और कब की थी? 1639 में। और मद्रास का जो संस्थापक है वो कौन है? फ्रांसिस ड्रेक। जी हाँ, 1639 में मद्रास की स्थापना फ्रांसिस ड्रेक के द्वारा की गई, चंद्रगिरी के शासक राव मोरे से चेन्नई नामक गांव लेकर के। और यहां पर एक किला बनाया गया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। जी हाँ, सेंट जॉर्ज फोर्ट। अपना किलेबंदी तो करेंगे, व्यापार कर रहे हैं, उनके शासक गवर्नर रहेंगे, तो सेंट जॉर्ज फोर्ट नामक किला मद्रास में बनाया गया। और यही मद्रास आज वर्तमान में चेन्नई नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दूसरा नगर है बंबई। बंबई पर प्रारंभ में पुर्तगालियों का अधिकार था। जी हाँ, बंबई प्रांत जो है उसमें प्रारंभ में पुर्तगालियों का अधिकार था। पुर्तगालियों का यहाँ पे व्यापारिक केंद्र था। 1661 में पुर्तगालियों का जो शासक था, 1661 में पुर्तगालियों के शासक ब्रिगेंजा ने अपनी पुत्री कैथरीन 1661 में पुर्तगाली शासक ब्रिगेंजा ने अपनी पुत्री कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से कर दिया। अब पुत्री का विवाह हुआ है चार्ल्स द्वितीय से। जैसे भारत में एक परंपरा है दहेज की, तो वो परंपरा वहां भी थी। और ब्रिगेंजा ने अपनी पुत्री को दहेज में या चार्ल्स द्वितीय को गिफ्ट में या उपहार में बंबई दे दिया। वो बंबई भारत में है, विवाह यूरोप में हो रहे हैं, पुर्तगाल और इंग्लैंड। आप देखना विश्व के मैप में दोनों अलग अलग जगह पर है, उन दोनों विवाह हो रहे हैं। और जो उपहार दिया जा रहा है वो भारत का एक प्रांत या शहर दिया जा रहा है जिसका नाम है बंबई। तो बंबई दे दिया गया चार्ल्स द्वितीय। अब चार्ल्स द्वितीय रहने वाले इंग्लैंड की, पुत्री रहने वाली है पुर्तगाल की, चली गई इंग्लैंड। बंबई दोनों ने ही नहीं देखा, उनके किसी काम का नहीं। तो ऐसे में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि भाई तुम कुछ करो, मेरे तो कुछ काम का है नहीं। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपना एक व्यापारिक केंद्र बना लिया। ठीक है, तो मद्रास 1639, बंबई 1668 में। ठीक है, नेक्स्ट है कलकत्ता। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी जिसका नाम है जॉब चॉर्नॉक। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी जिसका नाम है जॉब चॉर्नॉक ने वहां के एक स्थानीय जमींदार से 3 गांव खरीदे। एक का नाम है कालाकाती, एक का नाम सूतानाती और एक का नाम गोविंदपुरा। जी हाँ, 3 गांव, कालाकाती, सूतानाती और गोविंदपुरा। इन तीनों गांवों को खरीद करके इनको एक मिलाकर के एक नवीन नगर की स्थापना कर दी जिसका नाम है कलकत्ता। जी हाँ, इन तीनों को मिलाकर के उसने किसकी स्थापना कर दी? कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। यहीं पर 1700 ईस्वी में विलियम फोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ एक फोर्ट है सेंट जॉर्ज फोर्ट और यहाँ एक फोर्ट है जिसका नाम है विलियम फोर्ट की स्थापना 1700 ईस्वी में। ठीक है, तो जब कलकत्ता की स्थापना हो गई और कलकत्ता में विलियम फोर्ट की स्थापना हो गई और एक तटीय इलाका था, समुद्री इलाका था, व्यापारिक इलाका था, मार्ग अच्छा था, उधर पुर्तगालियों डचों का थोड़ा सा प्रभाव, पुर्तगालियों का प्रभाव था। तो ऐसे में अंग्रेजों ने जो अपना महत्वपूर्ण केंद्र था, अपने संपूर्ण साम्राज्य की जो राजधानी बनाई, वह कौन सी बना ली? कलकत्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपनी क्या बना लिया? राजधानी। अब इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में आगमन हो चुका है। उन्होंने भी अपनी फैक्ट्रियों का स्थापना कर चुके हैं। अब ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को संघर्ष पहले डचों से करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेज डचों को पराजित कर देंगे और डच यहां से पलायन कर जाएंगे। अब अंग्रेजों का जो अगला संघर्ष होगा वो फ्रांसीसियों से होगा। हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी, चौथी कंपनी फ्रांसीसी पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष, जिन्हें 3 कर्नाटक युद्ध के नाम जाना गया, और अंग्रेजों का भारत पर व्यापारिक अधिकार और व्यापारिक अधिकार कैसे राजनीतिक अधिकार में बदला, उसकी चर्चा। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसे वापस। ठीक है, तो प्रश्न जैसे बनेंगे, बात करते हैं। जॉन मिल्ने हॉल स्थल मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कितने लोगों का समूह था? 217 का। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वहां की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ तो महारानी की मृत्यु हो चुकी थी। शासक बन चुका था कौन? जेम्स प्रथम। अनुमति कितने वर्षों की? 15 वर्षों की। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में जिस बंदरगाह पर उतरता है वह कौन सा? सूरत। आज्ञा पत्र किसके नाम का लेकर के आया था? अकबर का। मुलाकात किससे की? जहांगीर से। कहां मुलाकात हुई? आगरा में। व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में क्या रहता है? असफल रहता है।
किसकी वजह से? पुर्तगालियों की वजह से। किंतु जहांगीर इससे इंप्रेस होता है और इसको 400 का मनसब देता है और अपने दरबार में रहने के लिए आग्रह करता है। हॉकिंस ने जहांगीर से जो वार्तालाप किया था वह फारसी भाषा में किया था। मैंने बताया कि आने वाले बहुत सारे व्यापारी थे, लेकिन हॉकिंस ही क्यों गया? हॉकिंस इसलिए गया जहांगीर से मुलाकात करने क्योंकि हॉकिंस फारसी और अरबी भाषा का अच्छा जानकार था, तो ऐसे में उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता था, इसीलिए हॉकिंस जहांगीर से मिलने गया और जहांगीर भी हॉकिंस की जो वार्तालाप या उसकी फारसी सुनकर के इंप्रेस होता है। ठीक है, व्यापार की अनुमति नहीं मिलती है, किंतु अपनी फैक्ट्री डाल लेते हैं और वो डालते हैं सूरत में 1608 में थॉमस एडवर्ड के द्वारा। इसके बाद आगरा, अहमदाबाद और भरूच, किंतु वैधानिक फैक्ट्री मछलीपट्टनम थी। दूसरा जो व्यक्ति आया टॉमस रो, सूरत पहुंचता है 1615। 1616 में जहांगीर से मुलाकात करता है अजमेर में, व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहता है। 1618 तक मुगल दरबार में रहता है। 1632 में गोलकुंडा की सुल्तान से अंग्रेज एक फरमान लेते हैं जिसको बोलते हैं सुनहरा फरमान, जिसका मतलब ये था कि गोलकुंडा में जो बंदरगाह है वहां से अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं। चंद्रगिरी की राजा राव मोरे से चेन्नई नामक जगह खरीदी और उसे चेन्नई शहर में बदला। 7वीं शताब्दी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 व्यापारिक केंद्र बने, मद्रास, बंबई, कलकत्ता। 1639, 1661, 68 में इनको मिल गया और 1690। ठीक है, तो इस तरह से हम तीसरी व्यापारिक कंपनी अंग्रेज या तीसरे यूरोपीय देश अंग्रेजों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो कल का चैप्टर रहेगा वो रहेगा चौथा व्यापारिक देश या चौथी व्यापारिक कंपनी, जिसका नाम है फ्रांसीसी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी चीज को लेकर के आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी है, कुछ कमी है, कुछ सुधार कर सकते हैं या फिर चलने दें। धन्यवाद।